कक्षा 12 समाजशास्त्र चैप्टर नंबर 6 भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। देखें विद्यार्थी, आज 21वीं शताब्दी में सामाजिक परिवर्तन का कोई चर्चा भूमंडलीकरण के संदर्भ पर कुछ विचार किए बिना हो ही नहीं सकता है। स्वाभाविक है कि सामाजिक परिवर्तन में विकास संबंधी इस पुस्तक में भूमंडलीकरण और उदारीकरण शब्द इससे पहले के अध्याय में आ चुके हैं। अध्याय 4 में भूमंडलीकरण, उदारीकरण और ग्रामीण समाज विषयक अनुभाग को पुनः स्मरण करें। अपनी पुस्तक के पन्ने पीछे की ओर पलटें और अध्याय 5 में उदारीकरण के बारे में भारत सरकार की नीति और भारतीय उद्योगों पर उसका प्रभाव विषयक अनुभाग को आपने पढ़ा। जब हमने अध्याय 3 में विजन मुंबई और भूमंडलीय शहरों के विस्तार के बारे में चर्चा की थी, तब ये शब्द आए थे। अपनी पाठ्य पुस्तक के अलावा भी आपने भूमंडलीकरण शब्द को समाचार पत्रों, टेलीविजन कार्यक्रमों, यहाँ तक कि अपनी रोजमर्रा की बातचीत में पढ़ा सुना होगा। भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण, लिबरलाइजेशन क्रियाकलाप विद्यार्थियों के लिए। किसी भी समाचार पत्र को नियमित रूप से 2 सप्ताह तक पढ़ें और यह नोट करें कि भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग कैसे हुआ है। कक्षा में अपने साथियों की टिप्पणियों से अपनी टिप्पणी की तुलना करें। विभिन्न प्रकार के टेलीविजन कार्यक्रमों में भूमंडलीकरण एवं विश्वव्यापी ग्लोबल शब्दों के संदर्भों को नोट करें। आप राजनीति के आर्थिक अथवा सांस्कृतिक मामलों से संबंधित समाचारों और चर्चाओं पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये बिन अखबारों की कटिंगें लगी हैं यहाँ पर, जहाँ पर इन शब्दों का विशेषकर प्रयोग हुआ है। क्रियाकलाप, आप यह जानने में सहायता मिलेगी कि भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रसंगों में अनेक रीतियों से किया जाता है। फिर भी हमें स्पष्ट रूप से जानने की आवश्यकता है कि वास्तव में इन शब्दों का अर्थ क्या है। इस अध्याय में हम भूमंडलीकरण के अर्थ को उसके भिन्न भिन्न आयामों में और उसके सामाजिक परिणामों को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि भूमंडलीकरण की एक ही परिभाषा हो सकती है और उसे समझने का तरीका भी एक ही हो सकता है। दरअसल हम यह देखेंगे कि भिन्न भिन्न विषय अथवा एकात्मिक शास्त्र डिसिप्लिन भूमंडलीकरण के भिन्न भिन्न पक्षों पर ध्यान दिलाते हैं। अर्थशास्त्र आर्थिक आयामों जैसे पूंजी के प्रवाह आदि का अधिक विवेचन करता है। राजनीति शास्त्रकारों की बदली हुई भूमिका पर ध्यान दिलाता है। तथापि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ही इतनी व्यापक है कि भिन्न भिन्न विषयों को भूमंडलीकरण के कारण और परिणामों को समझने के लिए दूसरे से अधिकाधिक जानकारी लेनी पड़ती है। तो आइए देखें कि समाजशास्त्र भूमंडलीकरण को समझने के लिए क्या करता है। आपको याद होगा कि पहली पुस्तक में समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के विशिष्ट स्वरूप के बारे में चर्चा की गई थी। एक बार भूमंडलीकरण को समझने के लिए समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने की प्रयोजन से फिर हम थोड़ा पीछा चलते हैं। समाजशास्त्री अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। यह अपने विश्लेषण को अलग अलग व्यक्तियों जैसे दुकानदार और ग्राहक, अध्यापक और छात्र, 2 मित्रों अथवा पारिवारिक सदस्यों के बीच की अंतःक्रियाओं पर केंद्रित कर सकता है। इसी प्रकार यह अपने विश्लेषण को राष्ट्रीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी अथवा जातीय संघर्ष अथवा जनजातीय लोगों के वर्ष संबंधी अधिकारों पर सरकारी नीति का प्रभाव या ग्रामीण ऋणग्रस्तता आदि तक सीमित रख सकता है। भूमंडलीय सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे कामगार वर्ग पर नए लचीले श्रम विनियमों अथवा नव युवाओं पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथवा देश की शिक्षा प्रणाली पर विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश के प्रभाव की जांच कर सकता है। इसलिए समाजशास्त्र उन विषयों यानी परिवार या मजदूर संघ अथवा ग्राम आदि से प्रभावित नहीं होता जिनका यह अध्ययन करता है, बल्कि वह एक चुने हुए क्षेत्र का अध्ययन कैसे करता है इससे परिभाषित होता है। NCERT कक्षा 11 2005 पुस्तक मन अनुच्छेद को संविधानपूर्वक पढ़ें। आप भली बात समझ जाएंगे कि समाजशास्त्र क्या अध्ययन करता है से नहीं, बल्कि यह कैसे अध्ययन करता है से परिभाषित किया गया है। जबकि यह कहना सही नहीं होगा कि समाजशास्त्र भूमंडलीकरण के केवल सामाजिक अथवा सांस्कृतिक परिणामों का ही अध्ययन करता है। यह व्यक्ति और समाज, सूक्ष्म और स्थूल, व्यष्टि एवं समष्टि, माइक्रो एवं मैक्रो, स्थानीय एवं भूमंडली के बीच के संबंधों के भाव को समझने के लिए समाजशास्त्री कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। एक दूर दराज के गांव में रहने वाला किसान भूमंडलीय परिवर्तनों से कैसे प्रभावित होता है, भूमंडलीकरण के मध्य वर्ग के रोजगार के अवसरों पर कैसे प्रभाव डाला है, उसने बड़े भारतीय नियमों के पारराष्ट्रीय ट्रांसनेशनल निगम बन जाने की संभावनाओं को कैसे प्रभावित करता है।
यदि खुदरा व्यापार का क्षेत्र पार राष्ट्रीय बड़ी कंपनियों के लिए खोल दिया जाता है तो पड़ोस के पंसारी पर भी इसका प्रभाव होगा। आज हमारे शहरों और कस्बों से इतने अधिक बड़े बड़े बिक्री भंडार शॉप मालिक क्यों हैं? आज युवाओं में अपना खाली समय बिताने का तरीका कैसे बदल गया है? हम भूमंडलीकरण द्वारा लाए जा रहे विभिन्न प्रकार के व्यापक परिवर्तनों के कुछ उदाहरण देते हैं। आप स्वयं भी ऐसे और कई उदाहरण बना सकते हैं जिसमें भूमंडलीय घटनाक्रम आम लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है और उसके माध्यम से उस तरीके को भी प्रभावित कर रहा है। इससे समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करना है। बाजार को खुला कर देने और अनेक उत्पादों के आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटा देने से हम देखते हैं कि हमारे पास पड़ोस की दुकानों में दुनिया के भिन्न भिन्न भागों से उत्पादित वस्तुएं आने लगी हैं। आयात पर लगे सभी प्रकार के वर्णात्मक प्रतिबंधों को 1 अप्रैल 2001 में खारिज कर दिया गया है। और पड़ोस के फलों की दुकान बिक्री के लिए पड़ी चीन की नाशपाती और ऑस्ट्रेलिया के सेब को देखकर आश्चर्य नहीं होता। पड़ोस की दुकान में आपको ऑस्ट्रेलियाई संतरे की रस और बर्फ में जमे हुए पैकेटों में तलने के लिए तैयार आलू आदि के चिप्स मिल जाएंगे। अपने घरों में अपने परिवार या मित्रों के साथ बैठकर जो खाते पीते हैं वह धीरे धीरे बदल रहा है। नीति में किए गए एक जैसे परिवर्तन उपभोक्ताओं और उत्पादों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। यह बदलाव जहां एक संपन्न शहरी उपभोक्ता के लिए उपभोग के नए और व्यापक विकल्प लाता है, वहीं एक किसान के लिए आजीविका का संकट पैदा कर देता है। ये परिवर्तन व्यक्तिगत होते हैं क्योंकि वे व्यक्ति के जीवन और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से सार्वजनिक नीतियों से भी जुड़े होते हैं जिन्हें सरकार अपनाती है और विश्व व्यापार संगठन WTO के साथ समझौता करके तय करती है। इसी प्रकार स्थूल नीतिगत परिवर्तन का मतलब यह है कि टेलीविजन चैनल की बजाय आज हमारे पास वास्तव में 20 चैनल है। मीडिया में जो आकस्मिक नाटकीय परिवर्तन आए वे संभवतः भूमंडलीकरण के सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव है। हम इसके बारे में अगले अध्याय में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ वैसे कुछ बेतरतीब उदाहरण दिए गए हैं जैसे आपको इसकी सहायता से उस घनिष्ठ पारस्परिक संबंध को समझ सकेंगे जो लोगों के व्यक्तिगत जीवन और भूमंडलीकरण की दूरस्थ नीतियों के बीच विद्यमान है। जैसा कि पहले कहा गया है, समाजशास्त्री कल्पना शक्ति सूक्ष्म एवं स्थूल के बीच, व्यस्त एवं समिष्ट के बीच और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। समाजशास्त्र को अक्सर समाज का अध्ययन करने वाला एक शास्त्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। आप कक्षा 11 की पुस्तक में की गई अपनी चर्चा को याद करें। समाज की सीमा को अंकित करना आसान नहीं है। गांव का अध्ययन विभिन्न सामाजिक समूहों और उनके समाजों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें यह भी देखना होता है कि उस गांव का समाज बाहरी दुनिया से कैसे जुड़ा है। यह जुड़ाव आज पहले से कहीं अधिक संगत हो गया है। कोई भी समाजशास्त्री अथवा सामाजिक मानवविज्ञानी एक समाज का अलग थलग रूप में अध्ययन नहीं कर सकता। स्थान और समय की दूरियां सिकुड़ जाने से यह परिवर्तन हुआ है। समाजशास्त्रियों को इस भूमंडलीय अंतर संबंधों को ध्यान में रखते हुए गांवों, परिवारों, आंदोलनों, बच्चों के पालन पोषण के तरीकों, काम और अवकाश के क्षणों, दफ्तरशाही, अधिकारी तंत्रीय संगठनों अथवा जातियों का अध्ययन करना पड़ेगा। इन अध्ययनों में विश्व व्यापार संगठन के नियमों का कृषि पर तथा उसके फलस्वरूप किसान पर पड़ने वाले प्रभाव का भी ध्यान रखा जाएगा। भूमंडलीकरण का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। यह हम सबको प्रभावित करता है। कुछ के लिए इसका अर्थ है नए नए अवसरों पर उपलब्ध होना, तो दूसरों के लिए आजीविका की हानि हो सकता है। ये वही चीनी और कोरियाई रेशम के धागे यार ने बाजार में प्रवेश किया। बिहार के रेशम काटने और धागा बनाने वाली औरतों का धंधा ही चौपट हो गया। बुनकर उपभोक्ता इस नए यार्न चीन एवं कोरिया के रेशम के धागे को अधिक पसंद करते हैं क्योंकि यह कुछ सस्ता और इसमें एक तरह की चमक होती है। भारतीय समुद्र जल में बड़े बड़े मछली पकड़ने वाले जहाजों के प्रवेश के साथ ही कुछ ऐसी उठापटक हुई। ये बड़े बड़े जहाज भी सब मछलियां बटोर कर ले गए जो पहले भारतीय नौकाओं द्वारा इकट्ठा की जाती थी। इस प्रकार मछली सुखाने, छांटने, सुखाने, बेचने और जाल बुनने वाली औरतों की रोजी रोटी छीन गई। गुजरात में गोद इकट्ठा करने वाली औरतें जो पहले बावल के पेड़ों नीलूफेरा से गोद इकट्ठा करते थे, सूडान से सस्ते गोद की आयात शुरू हो जाने से अपना रोजगार खो बैठी। भारत के लगभग सभी शहरों में रद्दी बीनने वाले लोग कुछ हद तक अपना रोजगार खो बैठे क्योंकि विकसित देशों ने रद्दी कागजों का आयात होने लगा देशों से। इस अध्याय में आगे चलकर हम देखेंगे परंपरागत मनोरंजनकर्ताओं के व्यवसायों पर इस भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। भूमंडलीकरण का सामाजिक असर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसा कि आपने अभी देखा कि समाज के विभिन्न हिस्सों पर इसका प्रभाव बहुत ही भिन्न प्रकार का होता है। इसलिए भूमंडलीकरण के प्रभाव के बारे में लोगों के विचार एक समान न होकर बहुत सी विभाजित हैं।
बहुत ही विभाजित है। कुछ का विश्वास है कि भूमंडलीकरण बेहतर विश्व के अग्रदूत के रूप में अत्यंत आवश्यक है। दूसरों को डर है कि विभिन्न भागों समूहों के लोगों पर भूमंडलीकरण का असर बहुत ही अलग अलग प्रकार का होता है। उनका कहना है कि अधिक सुविधा संपन्न वर्गों में बहुत से लोगों को तो इससे लाभ होगा, लेकिन पहले से ही सुविधा वंचित आबादी के बहुत बड़े हिस्से की हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी जो है कहते हैं कि भूमंडलीकरण एकदम नई प्रक्रिया नहीं है। अगले 2 भागों में हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हम यह पता लगाएंगे कि प्राचीन काल में भूमंडलीय स्तर पर भारत के अंतर संबंध कैसे थे। हम यह भी जांच करेंगे क्या वास्तव में भूमंडलीकरण की कुछ खास विशेषताएं हैं और वे क्या क्या है। क्या भूमंडलीकरण के अंतर संबंध विश्व और भारत के लिए नए हैं? यदि भूमंडलीय अंतर संबंधों के बारे में है तो हम यह पूछ सकते हैं क्या यह कोई नई प्रघटना है? क्या भारत और विश्व के विभिन्न भाग प्रारंभिक कालों में आपस में अंतःक्रिया नहीं करते थे? प्रारंभिक वर्ष भारत आज से 2000 वर्ष पहले भी विश्व अलग थलग नहीं था। हमने अपने इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में प्रसिद्ध रेशम मार्ग सिल्क रूट के बारे में पढ़ा है। यह मार्ग सदियों पहले भारत को उन महान सभ्यताओं से जोड़ता था जो चीन, फ्रांस, मिस्र और रोम में स्थित था। हम यह भी जानते हैं कि भारत, हम आगे पढ़ें इसके पहले यह जान लें, यह एक रोचक तथ्य है कि संस्कृत भाषा के सबसे महान व्याकरणाचार्य पाणिनि, जिसने ईसापुर 4वीं शताब्दी के आसपास संस्कृत व्याकरण और स्वर विज्ञान को सुव्यवस्थित एवं रूपांतरित किया था, वे अफगान मूल के थे। 7वीं शताब्दी के चीनी विद्वान ई जिंग ने चीन से भारत आते हुए मार्ग में जावा, श्री विजयनगर शहर में रुककर संस्कृत सीखी थी। अंतःक्रियाओं का प्रभाव थाईलैंड से मलाया, इंडो चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कोरिया और जापान तक समस्त एशिया महाद्वीप की भाषाओं और शब्दावलियों में दृष्टिकर होता है। हमें कुपमंडूप कुएं में रहने वाले मेढक से संबंधित एक नीति कथा में एकाकीकरणवाद, आइसोलेशनिज्म के विरुद्ध एक चेतावनी मिलती है। यह नीति कथा संस्कृत के अनेक प्राचीन ग्रंथों में बार बार दोहराई गई। कुपमंडूप एक मेढक है जो जीवन भर एक कुएं में रहता है। वह और कुछ नहीं जानता, बाहर की हर चीज पर शक करता है। वह किसी से बात नहीं करता और किसी के साथ किसी भी विषय पर तर्क वितर्क नहीं करता। वह बस बाहरी दुनिया के बारे में अपने दिल में गहरा संदेह पाले रखता है। विश्व का वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास वास्तव में बहुत ही सीमित होता यदि हम भी कुपमंडूप की तरह जीवन बिताते। के लंबे अतीत के दौरान विश्व के भिन्न भिन्न भागों से लोग आए हुए थे, कभी व्यापारियों के रूप में, कभी विजेताओं के रूप में और कभी नए स्थान की तलाश में प्रवासी के रूप में, और फिर यहीं बस गए। दूर दराज के भारतीय गांव में लोग ऐसे समय को याद करते हैं जब उनके पूर्वज कहीं और रहा करते थे, जहां से वे इस स्थान पर आए जहां वे इस समय रह रहे हैं। इस प्रकार भूमंडलीय अंतःक्रियाएं अथवा भूमंडलीय दृष्टिकोण कोई नई चीज नहीं है जो आधुनिक युग अथवा आधुनिक भारत के लिए अनोखी हो। उपनिवेशवाद और भूमंडलीय संयोजन। हमने आधुनिक भारत में सामाजिक विकास की कहानी उपनिवेशी काल से शुरू की थी। आपने अध्याय में पढ़ा होगा कि आधुनिक पूंजीवाद का उसके प्रारंभ से एक भूमंडलीय आयाम रहा है। उपनिवेशवाद उस व्यवस्था का एक भाग था जिसे पूंजी, कच्ची सामग्री, ऊर्जा और बाजार के नए स्रोतों और एक नए संजाल नेटवर्क की आवश्यकता थी जो उससे संभाले हुए था। आज भूमंडलीकरण की आम पहचान है कि लोगों को बड़े पैमाने पर प्रवसन और उसका एक पारिभाषिक लक्षण है। आप यह भी जानते हैं कि संभवतः लोगों का सबसे बड़ा प्रवसन यूरोपीय लोगों का देशांतरण था, जब वे अपना देश छोड़कर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जा बसे थे। आपको याद होगा कि भारत से गिरमिटिया मजदूरों को किस प्रकार जहाजों में भरकर एशिया, अफ्रीका और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के दूरवर्ती भागों में काम करने के लिए ले जाया गया था। दास व्यापार के अंतर्गत हजारों अफ्रीकियों को दूर तटों पर गाड़ियों में भरकर ले जाया गया था। स्वतंत्र भारत और विश्व। स्वतंत्र भारत में भूमंडलीय दृष्टिकोण को अपनाया गया। यह कई अर्थों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों से विरासत में मिला था। विश्व भर में चल रहे उदारता संघर्षों के लिए प्रतिबद्धता, विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के साथ एकता दर्शाना इसी दृष्टिकोण का अभिन्न अंग था। बहुत से भारतवासियों ने शिक्षा एवं कार्य के लिए समुद्र पार की यात्राएं की। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी कच्चा माल, सामग्री और प्रौद्योगिकी का आयात और निर्यात स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही देश के विकास का अंग बना रहा। विदेशी कंपनियां भारत में सक्रिय
इसलिए हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है कि परिवर्तन की वर्तमान प्रक्रिया क्या मूल रूप से उस प्रक्रिया से भिन्न है जिससे हमने अतीत में देखा था। भूमंडलीकरण की समझ। हमने देखा है कि अत्यंत प्रारंभिक काल से भूमंडलीय विश्व के साथ भारत के संबंध बहुत महत्वपूर्ण रहे। हम यह भी जानते हैं कि पाश्चात्य पूंजीवाद जैसा कि वह यूरोप में उभरा था, उपनिवेशवाद के रूप में अन्य देशों के संसाधनों पर भूमंडलीय नियंत्रण के रूप में उभरा और आगे भी रहेगा। किंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या भूमंडलीकरण केवल भूमंडलीय अंतर्संबंधता के बारे में ही, या फिर इसका संबंध उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से है जो उत्पादन और संचार, श्रम तथा पूंजी के संगठन, प्रौद्योगिकी, नवाचार और सांस्कृतिक अनुभवों, शासन की प्रणालियों और सामाजिक आंदोलन में भी हुए हैं। ये परिवर्तन तब भी सार्थक प्रतीत होते थे, भले ही कुछ प्रतिमान पूंजीवाद की प्रारंभिक अवस्थाओं में स्पष्टता दृष्टिगोचर हो चुके हों। कुछ ऐसे परिवर्तनों ने जो कि संचार कार्य से प्रभावित हुए थे, हमारे काम करने और रहने के तौर तरीकों को आयामी रूपों में बदल दिया गया है। अब हम भूमंडलीकरण की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में बतलाने का प्रयास करेंगे। जब आप उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि भूमंडलीय अंतर्संबंधता की एक सरल परिभाषा भूमंडलीकरण की गहनता और जटिलता को क्यों नहीं पकड़ पाती। भूमंडलीकरण का समूचे विश्व में सामाजिक व आर्थिक संबंधों के विस्तार के कारण विश्व में विभिन्न क्षेत्रों, लोगों, क्षेत्रों में देशों के मध्य अंतर्निर्भरता की वृद्धि से है। यद्यपि आर्थिक शक्तियां भूमंडलीकरण का एक अभिन्न अंग है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि अकेली वे शक्तियां ही भूमंडलीकरण को उत्पन्न करती हैं। भूमंडलीकरण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा ही सबसे आगे बढ़ा है। इस प्रौद्योगिकियों ने विश्व भर में लोगों के बीच अंतःक्रिया की गति एवं क्षेत्र को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके अलावा हम यह नहीं देखेंगे कि राजनीतिक संदर्भ में भी इसका विस्तार हुआ। आइए भूमंडलीकरण के विभिन्न आयामों पर दृष्टिपात करें। अपनी चर्चा को सहज बनाने के लिए हम आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर पृथक रूप से विचार करेंगे तथा आप शीघ्र ही समझ जाएंगे कि वे पहलू कितनी गहराई से परस्पर जुड़े हुए हैं। भूमंडलीकरण के विभिन्न आयाम। आर्थिक आयाम। भारत में हम उदारीकरण, भूमंडलीकरण दोनों शब्दों का प्रयोग अक्सर करते रहते हैं। वे वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पर एक जैसे नहीं है। भारत में हमने देखा है कि राज्य सरकार ने 1991 में अपनी आर्थिक में कुछ परिवर्तन लाने का निर्णय लिया था। इन परिवर्तनों का उदारीकरण की नीतियां कहा जाता है। उदारीकरण का आर्थिक नीति। भूमंडलीकरण में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का विश्व भर में विस्तार सम्मिलित है। यह विस्तार कुछ आर्थिक नीतियों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। मोटे तौर पर इस प्रक्रिया को भारत में उदारीकरण कहा जाता है। उदारीकरण शब्द का तात्पर्य ऐसे अनेक नीतिगत निर्णयों से जो भारत राज्य द्वारा 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए खोल देने के उद्देश्य से लिए गए थे। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा इससे पहले अपनाई जा रही नीति पर विराम लग गया। सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक ऐसे कानून बनाए थे जिनसे सुनिश्चित किया गया था कि भारतीय बाजार और भारतीय स्वदेशी व्यवसाय व्यापक विश्व की प्रतियोगिता से सुरक्षित रहे। इस नीति के पीछे यह अवधारणा थी कि उपनिवेशवाद से मुक्त हुआ देश स्वतंत्र भारत की स्थिति में नुकसान में ही रहेगा। आप अध्याय 1 में उपनिवेशवाद के आर्थिक प्रभाव के बारे में भी पढ़ चुके। सरकार का यह विश्वास था कि अकेला व्यापार ही संपूर्ण जन कल्याण, विशेष रूप से सुविधा वंचित वर्गों के कल्याण का ध्यान नहीं कर सकेगा। यह महसूस किया गया जनसाधारण के कल्याण के लिए सरकार को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। जैसा कि आपने अध्याय 3 में पढ़ा है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के लिए सामाजिक न्याय के मुद्दे कितने महत्वपूर्ण थे। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अर्थ था भारतीय व्यापार को नियमित करने के लिए नियमों और वित्तीय नियमनों को हटा देना। इन उपायों को आर्थिक सुधार भी कहा जाता है। ये सुधार क्या है? जुलाई 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने सभी प्रमुख क्षेत्रों, कृषि, उद्योग, व्यापार, विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक क्षेत्र, वित्तीय संस्थाएं आदि में सुधारों को एक लंबी श्रृंखला देखी है। इसके पीछे मूल अवधारणा यह थी कि भूमंडलीय बाजार में सबसे अधिक समावेश करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उदारीकरण की प्रक्रिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लेना भी जरूरी हो गया। ये ऋण कुछ निश्चित शर्तों पर दिए जाते। सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आर्थिक उपाय करने के लिए वचनबद्ध होना पड़ता है और इन आर्थिक उपायों के अंतर्गत संरचनात्मक समायोजन की नीति अपनानी होती है। इन समायोजनों का सामान्यतः सामाजिक क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा में राज्य के व्यय में कटौती। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में भी यह बात कही जा सकती है। पारराष्ट्रीय निगम। भूमंडलीकरण को प्रेरित और संचालित करने वाले अनेक आर्थिक कारणों में से पारराष्ट्रीय नियमों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। TNC
पारराष्ट्रीय निगम ऐसी कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में अपने माल का उत्पादन करती हैं अथवा बाजार सेवाएं प्रदान करती हैं। ये अपेक्षाकृत छोटी फर्में भी हो सकती हैं। इनके एक या दो कारखाने इस देश से बाहर होते हैं, यहाँ के मूल रूप से स्थित हैं। साथ ही एक बड़े विशाल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान भी हो सकते हैं जिसका कारोबार संपूर्ण भूमंडल में फैला हुआ। कुछ बहुत ऐसे पारराष्ट्रीय नियमों के नाम जो जग प्रसिद्ध हैं ये हैं कोका कोला, जनरल मोटर्स, कॉलगेट, पोमिलिव, कोडैक, मित्सुबिशी आदि। भले ही नियमों का अपना एक स्पष्ट राष्ट्रीय आधार हो, फिर भी वे भूमंडलीय बाजारों और भूमंडलीय मुनाफों की ओर अभिमुखित है। कुछ भारतीय निगम भी पारराष्ट्रीय बन रहे हैं, किंतु हम समय के इस बिंदु पर निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि इस रूप को कुल मिलाकर भारत के लोग इसे किस अर्थ में लेंगे। पारराष्ट्रीय नियमों द्वारा उत्पादित ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनका प्रयोग आप करते हैं अथवा आपने बाजार में देखा है अथवा जिनके विज्ञापनों का आपने सुना या देखा है। इस तरह के उत्पादों की सूची बनाएं। देखा होगा आपने जूते, कमरे, कंप्यूटर, टेलीविजन, कारें, संगीत उपकरण, प्रसाधन के साधन जैसे साबुन या शैम्पू, कपड़े, प्रसंस्कारित खाद्य, चाय, कॉफी, दूध, पाउडर। अब हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थव्यवस्था। इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थव्यवस्था एक अन्य कारक है जो आर्थिक भूमंडलीकरण को सहारा देता है। कंप्यूटर के माउस को दबाने मात्र से बैंक, निगम, नीति प्रबंधक और निवेशकर्ता अपनी नीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इधर से उधर भेज सकते हैं। हालांकि इस प्रकार क्षण भर में इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा भेजने का यह तरीका बहुत खतरनाक है। भारत में अक्सर इसकी चर्चा स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले उतार चढ़ाव के संदर्भ में की जाती है। यह उतार चढ़ाव विदेशी निवेशकों द्वारा मुनाफे के लिए अचानक बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीदने या बेचने के कारण आता है। ऐसे सौदे संचार क्रांति की बदौलत ही संभव हुए हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। भार रहित अर्थव्यवस्था या ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था। भूमंडलीय अर्थव्यवस्था पिछले युगों के विपरीत अब प्राथमिक रूप से कृषि या उद्योग पर आधारित नहीं है। भार रहित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसके उत्पाद सूचना पर आधारित है, जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मीडिया और मनोरंजन उत्पाद तथा इंटरनेट आधारित सेवाएं। ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें अधिकांश कार्य बल वस्तुओं के वास्तविक भौतिक उत्पादन अथवा वितरण में संलग्न नहीं होता, बल्कि उनके प्रारूप, डिजाइन, विकास, प्रौद्योगिकी, विपणन, बिक्री और सर्विस आदि में लगा रहता है। इस अर्थव्यवस्था में आपके पड़ोस में स्थित खान पान प्रबंध सेवा से लेकर बड़े बड़े ऐसे संगठन भी शामिल होते हैं जो सम्मेलनों और व्यावसायिक समारोहों से लेकर शादी विवाह जैसे पारिवारिक आयोजनों के लिए मेजबान को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे भी बहुत से नए नए व्यवसाय जिनके बारे में कुछ दशकों पहले सुना ही नहीं गया था। उदाहरण के लिए कार्यक्रम प्रबंधक, क्या आपने उसके बारे में सुना है? वे क्या करते हैं? ऐसा ही कुछ नई सेवाओं का पता लगाएंगे आप। अनुवाद किस्सा है। हम में से अधिकांश लोग विरलवाद, थीन एयर से पैसा कमा लेते हैं। हम ऐसा कुछ उत्पादित नहीं करते जो तौला चुआ आसानी से मापा जा सकता हो। हमारा उत्पाद बंदरगाहों पर ढेर लगाकर इकट्ठा नहीं किया जाता, माल गोदाम में नहीं रखा जाता अथवा रेलगाड़ी के माल डिब्बों में भरकर भेजा नहीं जाता। हम में से अधिकांश लोग अपनी आजीविका सेवाएं देकर, निर्णय, सूचना और विश्लेषण देकर कमाते हैं। भले ही हम अपना काम किसी टेलीकॉम, कॉल सेंटर, वकील के कार्यालय, सरकारी विभाग अथवा किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में करते हो, हम सभी विरलवाद या व्यवसाय, थीन एयर बिजनेस में है। अपने बिल्कुल नजदीकी पड़ोस से पता लगाएं कि वहाँ के नवयुवक क्या काम करते हैं। उन कामों की सूची बनाएं। आपके विचार से कितने लोग किसी न किसी रूप में सेवाएं प्रदान करने में संलग्न हैं, चर्चा करें। अपनी कक्षा में से पता लगाएं कि आप सभा के भविष्य में क्या करना चाहते हैं। बाहर रहित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चर्चा करें। वित्त या भूमंडलीकरण। आप देखें, टेलीविजन पर उन चैनलों की संख्या गिनी जो व्यवसाय के चैनल है और स्टॉक बाजार, विदेश प्रत्यक्ष पूंजी निवेशों के प्रवाह, विभिन्न कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टों आदि के विषय में अद्यतन जानकारी देते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भारतीय भाषा के चैनल अथवा अंग्रेजी चैनलों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कुछ वित्तीय समाचार पत्रों के नामों का पता लगाइए। क्या आप उनमें किसी भूमंडलीय प्रवृत्तियों का ध्यान केंद्रित किया हुआ पाते हैं? चर्चा करें। आपके विचार से इन प्रवृत्तियों ने हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया? वित्त का भूमंडलीकरण। यह भी ध्यान रहे कि मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के कारण पहली बार वित्त का भूमंडलीकरण हुआ है।
भूमंडलीय आधार पर एकीकृत वित्तीय बाजार इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कुछ ही क्षणों में अरबों खरबों डॉलर की लेन देन कर डालते हैं। पूंजी और प्रतिभूत बाजारों में 24 घंटे व्यापार चलता रहता है। न्यूयॉर्क, टोक्यो और लंदन जैसे नगर वित्तीय व्यापार के प्रमुख केंद्र हैं। भारत में मुंबई को देश का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। भूमंडलीय संचार विश्व में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दूरसंचार के आधारभूत ढांचे में हुई महत्वपूर्ण उन्नति के फलस्वरूप भूमंडलीय संचार की व्यवस्था में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अब कुछ घरों और बहुत से कार्यालयों में बाहरी दुनिया के साथ संबंध बनाए रखने के लिए अनेक साधन मौजूद हैं, जैसे टेलीफोन, लैंडलाइन अथवा मोबाइल दोनों किस्मों के, फैक्स मशीनें, डिजिटल और केबल टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मेल और इंटरनेट आदि। आप ऐसे कुछ को ऐसी बहुत सी जगहों के बारे में पता होगा कि और कुछ को नहीं भी होगा। हमारे देश में इसे अक्सर डिजिटल विभाजन का सूचक माना जाता है। इस डिजिटल विभाजन के बावजूद प्रौद्योगिकी के विविध रूप समय और दूरी को भी संकुचित या कम करते ही है। इस ग्रह पर दो सुदूर विपरीत दिशाओं बेंगलुरु और न्यूयॉर्क में बैठे दो व्यक्ति न केवल बातचीत कर सकते हैं बल्कि दस्तावेज और चित्र आदि भी एक दूसरे को उपग्रह प्रौद्योगिकी की सहायता से भेज सकते हैं। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने विश्व में नेटवर्क सोसाइटी एवं मीडिया सोसाइटी को उत्पन्न किया है। विश्व के विभिन्न देशों के बीच अंतर संबंध उत्पन्न हुए, लेकिन उनमें अभी कुशलता एवं गुणात्मक सुधार की जरूरत है। इस विषय भारत सरकार ने एक और अनेक संसाधनों वाली योजना डिजिटल इंडिया को प्रारंभ किया है। ये सब देखें, भूमंडलीकरण से आए हुए विविध प्रकार के जो सभी प्रकार के विनिमय में डिजिटलाइजेशन को सहायक इकाई के रूप में स्थापित करेगी। यह कार्यक्रम भारतवर्ष में एक नए रूपांतरण को जन्म देगी जो डिजिटली सशक्त भारतीय समाज एवं ज्ञान अर्थव्यवस्था को विस्तार देगा। आप अपने पिछले ध्यान पढ़ चुके हैं कि बाह्य स्रोतों से काम कैसे लिया जाता है और भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन का शेष हिस्सा अर्थात हमने अपने हिसाब से दूसरे भाग के रूप में विभाजित कर रखा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये प्रथम भाग यहीं पर पूर्ण होता है, द्वितीय भाग अगले अंक में।